फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुग़ल काल के बारे में, जिसमें आज हम आप पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें हम बाबर के बारे में पढ़े हुए हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। अगर आपने इसके पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, या तो आपने पार्ट 2 देख लिया है तो आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष में गया हुआ था। ये बाबर के बड़े पुत्र थे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। बाबर ने मृत्यु के समय इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इनके बारे में, पूरी इनकी जीवनी क्या थी, कैसे थे। इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नाम का अर्थ भाग्यशाली था, परंतु जीवन इनका बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। ये भाग्यशाली हुए नहीं। इनका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था, जब बाबर काबुल को जीते हुए थे। इनकी माता और पिता का नाम की बात करें तो बाबर और माहम बेगम इनके माता पिता थे। इनका राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 में 23 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका जो जीवन काल था और शासन काल में ये खंडित समय रेखा में रहे, अर्थात इनने पहले शासन किया, बाद में इनको बीच में निर्वासन काल भोगना पड़ा, बाद में इन्होंने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया और फिर से शासन संभाला। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को राजा बनाया गया। जब वो राजा बने तो 1530 से लेकर 1540 तक वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, परंतु 1540 में शेर शाह सूरी नाम का एक सुल्तान था, जिससे इनका युद्ध हुआ। उसमें इनकी पराजय हुई और शेर शाह सूरी जीत गया, जिसके वजह से इनको दिल्ली से निर्वासित होकर दूसरे जगह जाना पड़ा। भटकता जीवन, वनवास जीवन इनका हम कह सकते हैं, जो लंबा समय तक रहा, 15 वर्ष तक। बाद में जाकर शेर शाह सूरी के वंशज का उत्तराधिकारी था, उनसे इनका फिर से युद्ध हुआ। इन्होंने उनको फिर से पराजित करके फिर से दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। बाद में उसके 1 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो शासनकाल था वो खंडित अवस्था में था। इनके प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में हम बात करें तो इनका सबसे पहला युद्ध हुआ था दोहरिया का युद्ध 1532 में। इनके विरोधी अफगान सरदार महमूद लोधी थे, परंतु इस युद्ध के अंदर हुमायूं की विजय हुई। परंतु उसी समय में आंतरिक कलह भी बहुत चल रहे थे। इनके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं अपने सभी भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। उन्होंने अपने राज्य का अलग अलग हिस्सा अपने अपने भाइयों को दे दिया था, परंतु ये भाई आगे चलकर इनका सहयोग नहीं किए, जिसके वजह से आंतरिक कलह उत्पन्न हुआ। इसके अलावा अफगान विरोधियों का भी बढ़ता खतरा इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था। फिर इनका दूसरा युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध, 26 जून 1539 को। शेर शाह सूरी इस समय इनके साथ युद्ध करने आया था, और ये युद्ध बहुत ही बुरी तरीके से हुमायूं हार चुके थे। यह स्थान था बक्सर के निकट बिहार में। विरोधी शेर शाह सूरी थे जो विजयी हो चुके थे। बाबर ने शेर शाह सूरी को देखा था, तभी हुमायूं को बोल दिया था कि इस व्यक्ति से तुम बच के रहना, क्योंकि ये कभी भी खतरा बन सकता है, और वैसा ही आगे चलकर हुआ। चौसा का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का मुग़ल तख्त चेंज हुआ था। तो आप इसको याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आने जैसा है। ये घटना हुमायूं को जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूदना पड़ा था। ये घटना इतनी ज़्यादा भयानक हो गई थी कि हुमायूं को नदी में कूदकर घोड़े सहित भागना पड़ा था। तो सोचिए कैसा उस समय का माहौल हुआ होगा कि दिल्ली का बादशाह, जिसको गंगा नदी में कूदना पड़ा घोड़े सहित। तो शेर शाह सूरी भी बहुत ही पराक्रमी शासक थे। इस विजय के बाद शेर शाह सूरी ने, पहले उनका नाम शेर खां था, बाद में उन्होंने अपने शेर शाह की उपाधि को धारण किया। फिर इसके बाद शेर शाह सूरी ने दूसरा युद्ध फिर से 1 साल बाद किया। कन्नौज का युद्ध जिसको कहा जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तो ये हुआ था 17 मई 1540 के अंदर।
इसमें मुगल सत्ता का अस्थायी अंत हो गया। हुमायूं की पूर्ण पराजय हुई और शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बन चुका था। हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए उसने विवश किया और उनको निर्वासन उनका प्रारंभ हो चुका था। तो देखिए 1540 से लेकर 1555 तक वो निर्वासित जीवन जिए हुए थे। निर्वासन काल के समय उन्होंने अलग अलग जगह पर वो गए। तो आप देख सकते हैं इस मैप से, दिल्ली से होते हुए सिंध गए, सिंध से पर्शिया गए, पर्शिया से फिर वो काबुल गए। 15 साल का जीवन उनका इसी तरीके से बीता था। दिल्ली से जब वो गए तो 3 साल तक 1543 तक वो सिंध के अंदर रहे थे। फिर सिंध से निकलकर वो फारस ईरान गए। ईरान में ईरान के जो वहाँ के शाह थे उनसे उनने हेल्प मांगी। तो उनने हेल्प में उनको ऐसा कहा कि भाई तुमको शिया धर्म अपनाना पड़ेगा। वैसे मुग़ल जो थे वो सुन्नी धर्म के थे और इनको शिया धर्म अपनाने के लिए उनने कहा। तो उस समय ईरान में जो फारस थे, फारस के शाह थे, वो शिया धर्म के थे। तो हुमायूं ने इस शर्त को मान लिया और उन्होंने शिया धर्म अपनाया और उनसे मदद मांगी कि उन्हें सैन्य मदद की ज़रूरत थी। तो उनको वहाँ के फारस के शाह, जिनका नाम था तहमास्प प्रथम, उन्होंने इनको सैन्य सहायता दी। उसके बाद उन्होंने काबुल के ऊपर विजय प्राप्त की। 1545 में काबुल और कंधार पर उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया था। हुमायूं की कमजोरियों और व्यक्तित्व के बारे में हम बात करें तो कमजोरियां उसकी थी सैन्य नेतृत्व में ढिलाई और निर्णय लेने में देरी करता था। ये भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता और उनका विश्वासघात इसके लिए नुकसान हो गया। अफगानों की शक्ति को कम आंकना ये भी इसकी कमजोरी थी। अगर व्यक्तिगत तथ्य की बात करें तो ये ज़्यादातर अफीम का सेवन करता था। ज्योतिष में अंधविश्वास था इसका। सप्ताह में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा मुग़ल बादशाह था जो हर हफ्ते के अंदर अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो वो था हुमायूं। ये शनिवार को काले रंग का, रविवार को पीले रंग का और सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। फिर उसके बाद हम इसके एक और युद्ध की बात करें, सरहिंद का युद्ध, जो इसको सत्ता वापस मिली थी वो हुई थी सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 में। इसके विरोधी थे सिकंदर सूरी, जो शूर वंश के थे, जो शेर शाह सूरी थे उन्हीं का वंशज था। उनका वंशज था जो बहुत ही कमज़ोर था। इसके वजह से हुमायूं ने इसका फ़ायदा उठाया और हुमायूं ने इस पर विजय प्राप्त की और मुग़ल साम्राज्य की पुनः स्थापना की। इस युद्ध के अंदर प्रमुख भूमिका जो निभाए थे वो इनके सेनापति बैरम खान थे, जो आगे चलकर अकबर के भी संरक्षक बने हुए थे। बैरम खान बहुत ही पराक्रमी सेनापति थे। हम इनका महत्व और ज़्यादा अच्छे से अकबर के समय में पढ़ेंगे। 1555 में पंजाब और दिल्ली पर इन्होंने पुनः जीत हासिल की और दिल्ली का ताज फिर से अपने अधीन कर लिया। अंत में 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु बहुत ही दुखद मृत्यु हुई। दिल्ली के अंदर आया हुआ है एक पुस्तकालय जिसका नाम है शेरे मंडल। वो अभी पुराना किले के अंदर आया हुआ है। वो रात्रि के समय, रात्रि भी नहीं कह सकते, शाम के समय में वो वहाँ पे पुस्तकें पढ़ता था और हुमायूं को पुस्तकों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। जब वो पुस्तक पढ़ रहे थे उसी टाइम जब वो वापस लौट रहे थे तो उसी टाइम उनको सुनाई दिया अजान की आवाज़। वो अजान की आवाज़ सुनते ही नीचे की ओर झुके और झुकते ही वो सीढ़ी से गिर गए और जिनसे उनका देहांत हो गया था। तो ये सवाल भी आ सकता है कि पुस्तकालय से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, किस मुग़ल बादशाह की। तो हम जान जाएंगे कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो ये सवाल आ सकता है और पहले भी बहुत बार आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर कभी भी सवाल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तिथि थी 27 जनवरी 1556 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीन पनाह नगर जो दिल्ली के पास में है, उसमें पुराना किला है, उसके ऊपर से ये गिरकर मर गए थे। जैसा कारण में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, पुस्तकालय शेरे मंडल नाम था उसका। उसकी सीढ़ियों से गिरना, अजान की आवाज़ सुनकर झुकते समय। लेन पुल का कथन है कि लेन पुल जो थे वो एक बहुत ही बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने ऐसा कहा कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जान दे दी। अगर हम इनकी सांस्कृतिक विरासत और योगदान के बारे में बात करें तो वास्तुकला की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भारत का पहला 4 बाग शैली में बना हुआ मकबरा है, जो बहुत ही खूबसूरत है।
चित्रकला की बात करें तो फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्बू समद को भारत लाने वाले हुमायूं थे। अगर हम निर्माण की बात करें कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो हाजी बेगम, जिसको हम हमीदा बानो बेगम कहते हैं, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने इसको शुरू किया था, लेकिन किया था अकबर के समय में। 1565 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। संस्कृति की बात करें तो फारसी संस्कृति का गहरा प्रभाव भारत में स्थापित हुमायूं ने किया था। अब हम जान लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो हम डायरेक्ट इसको समझ जाते हैं वन लाइन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1508 में इनका जन्म हुआ काबुल में। 1530 में गद्दी पर ये बैठे। 1532 में इनका पहला युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध, जिसमें ये विजयी हुए। फिर 1539 के अंदर चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें ये पराजित हुए शेरशाह सूरी से। 1540 में कन्नौज का युद्ध किए, जिसमें इनको शेरशाह सूरी ने ही पराजित किया और हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। फिर 1555 में इन्होंने सरहिंद का युद्ध किया और दिल्ली को पुनः अधिकार प्राप्त किया। एक साल के बाद 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हम इनसे और थोड़ा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेवें तो इनकी जीवनी लिखी गई थी हुमायूंनामा, जिसको हम कह सकते हैं कि इनके पूरे जीवन का वृतांत उसके अंदर लिखा हुआ है, जिसकी रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हमको याद रखना है हुमायूं की बहन ने गुलबदन बेगम ने की थी। इनका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो इनका बेटा था। इनके प्रतिद्वंदी की बात करें तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जब करवाया, उसके पहले अशोक ने इसका निर्माण करवा चुके थे, तो उसका इन्होंने फिर से निर्माण करवाया। हुमायूं की पूर्ण तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनका मकबरा जो है, हुमायूं के मकबरे को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। तो हमको इनसे ये निष्कर्ष मिलता है कि इतिहास हमें गिर कर संभलना सिखाता है। तो कभी भी हम गिर रहे हैं तो हमको संभलना बहुत ज़रूरी है, कभी हताश नहीं होना है, और गिर कर ही संभलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर